बड़ी अच्छी कहानी है। हाँ, राहुल गांधी ने कोक की कैन दी, वैसे जैसे ये दी, तो वो सब पता है उसको, ये कहाँ से खुलेगी। क्या बात कर रहे तो हैं? फिर राहुल गांधी कहते गिव इट टू, हैव इट। क्या बात कर रहे हैं? ये है कांग्रेस। आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर वो इंटरव्यू लेगा तो आप क्या करोगे? तो गलती किसकी, आपकी या उसकी ड्राइवर की? नहीं, मेरी है। आपकी है ना। हाँ। क्योंकि आपने अलाउ किया कि मेरा ड्राइवर इंटरव्यू करेगा और मैं आज गाड़ी चलाऊंगा। ये क्या मतलब है यार? इतनी बड़ी पार्टी है इसके साथ लाखों करोड़ों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। पीएम के आने के बाद ठीक है। एक तरीके से उनके सामने बात रखी गई। तो जो चैनल होता है भाजपा से संघ में कोई बात जानने का संगठन मंत्री के थ्रू, या आप तो वो तो पब्लिकली वैसे नहीं होता, आपस में जो लोग बात करते हैं, तो ये जो 4-5 नाम निकल कर आए हुए थे, एक लिस्ट संघ की ओर भेजी जाती। अच्छा। ठीक है, उसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि भाई अगर आपको चुनना है तो महिला को चुनना है, चुनना चाहते हैं अगर आप। एकनाथ शिंदे जी की जहां तक की बात है, वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कहीं ना कहीं इनके जो आला कमान है दिल्ली में बैठे हुए मोदी, शाह, नड्डा, इनके थ्रू इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आप चलिए गवर्नमेंट अपने तौर से चलाइए। ये अभी भी वही अचरज में है कि मेरे साथ एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ अजित पवार है और इनको साथ में लेके ही जाना है। कहीं तो भी बात ऐसी है ये गवर्नमेंट में कि जिसके कारण एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, कैसे बनी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम गया, आरएसएस की तरफ से मुहर लगाया गया, अमित शाह की वो पसंद है या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर मुहर उनके नाम पे लगाया? प्रवेश वर्मा को कैसे मनाया गया, प्रवेश वर्मा को किसने मनाया, ये सब बात करेंगे आज के ऑफ कैमरा में। कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर में जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ तय हुआ है, राहुल गांधी जो फैसले ले रहे हैं या राहुल गांधी से जो फैसले लिवाए जा रहे हैं उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के द्वारा, उसके क्या मतलब है, ये भी डिस्कस करेंगे। और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में जो उठापटक देखने को मिल रही है वो कहां जाकर के रुकेगी, उस पर भी बात होगी। बड़ा शो है, अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए अलग अलग पत्रकार साथी हैं। आपके आदेश रावल भी हैं, आशुतोष कुमार पांडे भी हैं और लोकमत मराठी के लोकमत मराठी डिजिटल के संपादक आशीष यादव भी हैं। तो शो आखिर तक देखिए, कमेंट करके जाइए, जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है, हमेशा जिस तरीके से आप बताते हैं आज भी बताइए। हमारी कोशिश है हफ्ते में एक बार आपको एक साफ तस्वीर देने की। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत मिस किया ऑफ कैमरा के दर्शकों ने आपको। कमेंट सेक्शन भर गया पूरा कि कहाँ है आदेश रावल जी, कहाँ है आदेश रावल जी। कहाँ चले गए थे आप? मैं कहाँ चला गया था? मैंने ना जब वो रिजल्ट आया दिल्ली का, उस पर इतना इंटरव्यूज ये सब हो गया था ना, मैं फेडअप हो गया था। तो कई बार ना आदमी को थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा लगता है कि यार नहीं ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए। थोड़ा सा एक दूरी बना लेते दूरी हैं। बना लेता हूँ, कभी कभी करता हूँ ऐसा। अच्छा, चलिए, तो अब दूरी आपने बना ली है और इस बीच में काफ़ी कुछ हुआ है। कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, इतने संगठनों में फेरबदल हुए हैं, पूरी लिस्ट, पूरा ट्विटर टाइमलाइन आपका भरा हुआ है। पहले तो मीटिंग से शुरू करते हैं। जो मीटिंग हुई उसमें लगभग टॉप लीडरशिप दिखा। नए वाले ऑफिस में हुई है मीटिंग? नहीं वाले ऑफिस में क्या हुआ उस मीटिंग में, थोड़ा सा बताइए ना, कहानी उसके पीछे। इतने नेता जुटे, कुछ तो हुआ ही। देखो क्या हुआ, फेरबदल के बाद ये पहली मीटिंग थी और नया ऑफिस इनका बन ही गया है, तो जनरल सेक्रेटरीज के तो वहाँ रूम दे दिए गए हैं, जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं और जो सेक्रेटरीज हैं उनको अभी नहीं दिए गए हैं। क्योंकि जब नया कोई भी नया घर बनता है, नया दफ्तर बनता है, तो उसमें फिर वो खामियां ढूंढते हैं कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, क्या हो रहा है, बिजली ठीक से आ रही है, पंखा ठीक से चल रहा है, एसी चल रहा है, बाथरूम ठीक है, पानी टपक तो नहीं रहा। अभी बेसिकली ना वो ऑफिस को अभी ये चेक कर रहे हैं पूरा शिफ्ट करने से, ट्रायल चल रहा है उसका। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, उसमें इन्होंने ये कहा कि हम जवाबदेही तय करेंगे कि भाई जवाबदेही आप लोगों की फिक्स होनी चाहिए और जो जिस राज्य का प्रभारी है और वहाँ संगठन पे काम करो, ब्लॉक से लेके और दिल्ली तक
संगठन बनाओ, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारी कहानियां हैं। शुरू कर दीजिए बस, बिना समय गंवाए, एक के 2000 बाद एक कहानी। 2022 में उदयपुर में इन्होंने एक संकल्प लिए, हाँ चिंतन शिविर हाँ। टाइप किया, जो ये हमेशा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा, ठीक है। खड़गे साहब के पास 2 पद है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास ही, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं, अब राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं। हाँ। कहा कि 5 साल का कार्यकाल जनरल सेक्रेटरी का होगा। देख लो वेणुगोपाल कब बने जनरल सेक्रेटरी, पता लग जाएगा। और भी कितने जनरल सेक्रेटरी 5 साल से हैं, ठीक है। 5 साल के बाद कूलिंग पीरियड होगा। कहाँ हुआ कूलिंग पीरियड? इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा, कहाँ है? नजर नहीं आ रहा कहीं। मैंने ये अक्सर देखा है कि जो भी ये चीजें बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि हम करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करते, और जो नहीं कहते वो पक्का करते हैं। क्यों ऐसा, मतलब इसका क्या पता मतलब नहीं, है? मेरे समझ नहीं आता कि इतनी हार के बाद भी, ऐसी स्थिति के बाद भी सीखते क्यों नहीं है। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। मैं तो कम से कम सीखता हूँ, जो मुझसे एक बार गलती हुई वो गलती है, अगर वो दूसरी बार भी हो रही है मुझसे गलती नहीं मानता, वो लापरवाही है, और वो आप इंटेंशनली कर रहे हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ठीक है, राहुल गांधी ने बैक सीट ले रखी है, लेकिन आप आंखें बंद नहीं कर सकते, ठुक जाएगी गाड़ी। मतलब आप ये कैसे कर सकती हो कि आप सब कुछ अलाउ कर रहे हो? आप ड्राइव कर रहे हो, आप बैक सीट पे हो, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो आप फिर भी आप आंखें खोले रखोगे? यहाँ आंखें बंद कर रखी हैं। 7 घंटे की मीटिंग कर ली, बाहर आए तो हम ये करेंगे। जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर दिया, लंबा चौड़ा पूरी कहानी लिख दी और एक बाइट दे दी, और कुछ नहीं इसमें। तो ऐसी मीटिंग्स इनकी बहुत सारी हो चुकी है। बेलगावी की अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहाँ भी इन्होंने कहा था कि हम संगठन में काम करेंगे। अभी आप 3 राज्य हारे हो बुरी तरीके से, बता दो आपने कहाँ अभी तक क्या किया है? आपने सिर्फ महाराष्ट्र का अध्यक्ष चयन किया, और वो भी कैसे किया पता है? कैसे कैसे? इन्होंने ये ढूंढा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका कोई बिजनेस ना हो, इसका कोई बिजनेस, ऐसा नेता जिसका कोई पॉलिटिक्स के अलावा धंधा ना हो, व्यापार ना हो। अच्छा। जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, वहाँ या तो लोगों के शुगर मिल हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मतलब वहाँ सब जो है बड़े लोग हैं, मतलब वहाँ सब बिजनेस उनका पहले, पॉलिटिक्स बाद में है। बेसिकली वो पॉलिटिक्स करते इसलिए ताकि बिजनेस को बचा के रखें, ठीक है। ये है महाराष्ट्र की राजनीति। तो ये लोग निकले बैटरी लेके ढूंढने के लिए कि ऐसा नेता कौन है, ढूंढते रहे, मिला ही नहीं कोई। तो 2 लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, एक सचिन राव जो ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं, और एक मीनाक्षी नटराजन। ये दोनों एक ही लॉबी है, और ये लॉबी चली आ रही है 2007 से, कांग्रेस के समय से, जब राहुल गांधी इंचार्ज थे कांग्रेस के। अच्छा। तो उस वक्त 2 लॉबी बनी थी, एक में मीनाक्षी नटराजन सचिन राव, और दूसरे में जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह राजा हैं, तो उनके आसपास ठाकुरों की पॉलिटिक्स घूमती है सारी। जितने कांग्रेस पार्टी के ठाकुर नेता हैं, युवा, वो सब उनकी छाया के नीचे रहते हैं। और ये जो मामला है, ये है एनजीओ कल्चर। नया कुर्ता लेकर उसमें छेद कर देंगे, जूता लेकर उसको फाड़ देंगे। क्यों, बताऊं क्यों? राहुल गांधी को दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे हैं, अच्छा, गरीब हैं, लाइक दिस, गरीब हैं। राहुल गांधी ना, उसमें बहुत एक दया का भाव है। अरे यार देखो, जूता फटा हुआ है, कमीज फटी हुई है, पजामा ऊंचा पहना हुआ है, इसको पहनना भी नहीं आता। एक तो ऐसा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा नहीं तो कलेश हो जाएगा, डेफेमेशन केस हो जाएगा मेरे ऊपर। हाँ। राहुल गांधी ने किसी को एक कैन दी। एक मिनट रुकिए, डेफिनेशन का आपने नाम लिया तो एक तो ट्वीट पे चल रहा है, उसके बारे में बात कर लेंगे, ये तो सुन लो पहले। अच्छी, बड़ी अच्छी कहानी है। हाँ। राहुल गांधी ने कोक की कैन दी, वैसे क्या जैसे ये दी, तो वो सब पता है उसको कि ये कहाँ से खुलेगी। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते गिव इट टू मी, हैव इट। क्या बात कर रहे हैं? ये है कांग्रेस। तो इसमें मुझे सॉरी, पहले बात कंप्लीट। एक नेता है, बड़े नेता है पंजाब की, उनकी पत्नी एक बार उनसे मिलने आ गई राहुल गांधी से, और उन्होंने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी, तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो राहुल गांधी ने कहा ये कितने की है? उसका पूछ लिया कि माय हस्बैंड गिफ्टेड मी। हो सकता है ना। देखो, कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी का जो मैं जब इतिहास देखता हूँ, वो कांग्रेस क्या है,
कांग्रेस कोई संगठनात्मक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचार है। कांग्रेस के नेता क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रुकना 5 स्टार में है, सिंगल मॉल्ट की शराब पीनी है, ठीक है, बाहर सिक्योरिटी चल रही है, 5 7 10 गाड़ियां। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उस मूल स्वरूप को चेंज करना चाहते हैं, सचिन राव के जरिए, मीनाक्षी के जरिए। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, मैं सिर्फ उसको डिकोड कर रहा हूँ। मुझे किसी के भी काम करने तरह से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि पार्टी चलानी कैसे है, और ये हमारा काम भी नहीं है। हाँ ठीक है, हम किसी का एडवाइजर नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में फिर उसको निकाल ट्रोल कर देंगे। ये भी समस्या है ना। वो तो आपसे प्रेम है ना। हाँ चलो ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं, मैं भी उनसे उतने प्रेम करता हूँ। हाँ, और क्या, दोनों एक मैं दूसरे से उनके लिए प्रेम कंटेंट करते बनाता हूँ। हैं। आप वो सारा मसाला देते हैं तो हाँ। वो होता है, खैर। हाँ। तो इन लोगों ने फिर वो बैटरी लेकर निकले महाराष्ट्र में। तो एक संस्थान है, इनका संस्था है एक RGPRS, राजीव गांधी पंचायत संगठन। अच्छा। उसकी शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी जी रही हैं, मीनाक्षी नटराजन। तो जो उसके महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे हर्षवर्धन सपकाल, उनको चुना गया, महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया। अब महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट सीटों के हिसाब का राज्य है आफ्टर उत्तर प्रदेश जी। अब उसमें आप बिना कोई फकीर आदमी जैसे कि वो हैं जिनको बनाया है, वह कैसे पॉलिटिक्स करेगा? भाई कोई भी पार्टी रिसोर्सेज से चलती है ना, कोई भी संगठन, सबको चाहिए। आप बिना पैसे की राजनीति कर ही नहीं सकते इतने बड़े राज्य में, वो भी अगले 5 साल के लिए। तो सचिन राव और मीनाक्षी की लॉबी ने हर्षवर्धन को अध्यक्ष बनवा दिया, ऐसे बना है। हरियाणा है, अब आज तक पेंडिंग है। दिल्ली में आप देख लो क्या हुआ है। असम को लेकर के आपने लिखा ही है। असम को लेके मैंने लिखा है, वो तो हालांकि मुझे पता है कि ये होगा बट वो मैंने लिखा डिफरेंट स्टाइल में है। क्या? मैंने ये लिखा कि जिस हिसाब से हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई की पत्नी पे हमला कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, उस हिसाब से कांग्रेस लीडरशिप को गौरव गोगोई को अध्यक्ष बना देना चाहिए। और असम में मुझे ऐसा लगता है कि गौरव एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जिनसे मतलब जो उनको टक्कर दे सकते हैं, जो दोनों एक दूसरे की कमियां जानते हैं। नहीं, हाँ मतलब जब हालांकि ये खबर है क्या कि वो बनेंगे। अच्छा, तय हो गया? मैं उसको लिखा डिफरेंट अंदाज में। ओ, वही तो मैं कह रहा था कि कवि कहना क्या चाहता है। मैं तो वही पूछ रहा था। तुम्हारे शो के लिए रखा था ना मैंने। हाँ तुम्हारे शो में बोलूंगा। चलिए, नहीं लेकिन एक मुझे और भी लगता है कि जो गोगोई साहब हैं, अगर जैसे सचिन पायलट हुए और उनके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाकी लोगों को, जो एक पूरी युवा ब्रिगेड है, मुझे लगता है कि अच्छा बोलते हैं, वो प्रभाव रखते हैं। हिंदी भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी कांग्रेस अच्छी के विरले नेताओं में से हैं जिनकी कांग्रेस जो असम से आके जिनकी हिंदी अच्छी है, जो फंबल नहीं करते, हाँ, जिनको पता है कि मुझे क्या बोलना है, हाँ, हिंदी में बोलते हुए पता है कि क्या बोलना है। ये बहुत अच्छी बात है उनकी। और मुझे लगता है कि जल्दी कांग्रेस पार्टी उन्हें असम का अध्यक्ष बना के भेजने वाली है। अच्छा, क्योंकि वहाँ जल्दी ही चुनाव है, अगले साल आखिर में है। तो मुझे लगता है जल्दी ये फैसला हो जाएगा। और गौरव गोगोई मुझे लगता है बेहतर विकल्प है। सुष्मिता देव थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो टीएमसी की सांसद हैं। और गौरव गोगोई के जो फादर जब मुख्यमंत्री थे और हेमंत बिस्वा शर्मा उनके मंत्री होते थे। अच्छा, तो ये बेहतर जानते हैं एक दूसरे को, किसकी क्या कमजोरियां हैं। और गौरव गोगोई एकमात्र ऐसे मैं नेता मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने फादर की लेगेसी का होने का एहसास नहीं कराया और ये नहीं कहा कि स्टेट मुझे चाहिए, मुझे दे दो, नहीं तो मैं आर पार खेलूंगा। नहीं, वो चीज़ मैंने कभी नहीं सुनी आज तक, असम से लेकर दिल्ली तक। तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट भी है और राहुल गांधी उनका ट्रस्ट भी करते हैं। जो महाराष्ट्र वाली बात आप बता रहे थे, तो एक तो हो गया संगठन के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो। दूसरा मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ठीक है, आपकी मंशा रही होगी कि भाई गांधीवादी आदमी, गरीब आदमी जो बिल्कुल भ्रष्टाचार ने उसको बना दे, लेकिन ये भी देखती है क्या कांग्रेस पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाने से पहले, स्टेट का कार्यभार देने से, कि वैचारिक रूप से वो कितना जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ? क्योंकि खड़गे साहब ने एक कहावत भी कही है मीटिंग में कि जो नकली हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो असली हैं वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, जवाब दे दूं उसका? इसीलिए मैंने पूछा ही। महाराष्ट्र के इससे पहले अध्यक्ष नाना पटोले थे, कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? बीजेपी से आए थे। हाँ, तो तब आपने चेक नहीं किया उनका रिज्यूम में क्या कर रहे थे? घास काट रहे थे। महाराष्ट्र जैसे राज्य का आप अध्यक्ष बना रहे हो किसी को, आप देखते नहीं आगे पीछे क्या उसके? क्योंकि एक लॉबी को, राजीव सातव उस टाइम जिंदा थे, इस दुनिया में नहीं है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई नेता मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त था, मैं क्लेम कर सकता हूँ इसको आज, वो इस दुनिया में नहीं है। उसको रोकने के लिए नाना को बना दिया, क्योंकि वो भाजपा से आया था। तब नहीं देखा आपने? राज बब्बर कहाँ से आए थे? समाजवादी पार्टी से आए थे। जी।
उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने? नहीं बने। लिस्ट है, उदयभान हरियाणा के अध्यक्ष हैं, कहां से आए थे? इनेलो से आए थे। मतलब मैं गिनवा सकता हूं कि कितने अध्यक्ष ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आके बने हैं। दिल्ली में लवली साहब जी बीजेपी चले गए, यहाँ आए अध्यक्ष बना दिया, छोड़ के फिर वापस चले गए। जी तो जी तो जो आदमी ये फैसले करवाता है आप लीडरशिप से, उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं करते ये लोग? कोई बोलता ही नहीं, ठीक है हमें क्या। क्योंकि यहाँ पता क्या है, यहाँ राजनीति व्यक्तियों की होती है, यहाँ पार्टी और आइडियोलॉजी के बीच कोई 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 है ही नहीं, कुछ भी जीरो है। आप ये देखो कि किस आदमी कौन आदमी इसको लेके आया, अब ये पार्टी छोड़ के जा रहा है, किसने इसको अध्यक्ष बनवाया, कैसे हुआ ये सब? सबको पता है अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के अध्यक्ष हैं, सारी पार्टियों से सेट है, सबको पता है। फिर ये बना रखा है आपने, और रहेंगे बिहार तक, बिहार के विधानसभा चुनाव तक कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। और जबकि वो G23 में थे, जो गांधी के खिलाफ थी साफ साफ। लेकिन जो बड़े लोग G23 में थे, जब उन्होंने उसको डिसोल्व करवाया तो उसमें एक शर्त ये भी रखी कि अखिलेश को बिहार का अध्यक्ष बनाना है। अच्छा, हाँ, बनवा दिया। चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर और दिल्ली के लिए रिसोर्सेज सब है उनके पास, कौन हटाएगा? तो फिर ऐसे कैसे कांग्रेस के दिन बहुड़ेंगे अगर इतना कॉन्ट्राडिक्शन है? तो जब मैं टॉप लीडरशिप समझ नहीं पा रहा है कि उसके नीचे के लोग उससे क्या करवा ले रहे हैं। किसकी गलती है? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब एक बात बताओ, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर वो इंटरव्यू लेगा तो आप क्या करोगे? तो गलती किसकी, आपकी या उसकी ड्राइवर की? नहीं, मेरी है। आपकी है ना। हाँ। क्योंकि आपने अलाउ किया कि मेरा ड्राइवर इंटरव्यू करेगा और मैं आज गाड़ी चलाऊंगा। ये का मतलब है यार, इतनी बड़ी पार्टी है, इसके साथ लाखों करोड़ों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। लेबोरेटरी नहीं है ये। जीवन में, राजनीतिक दलों में, बड़ी बड़ी संस्थानों में एक्सपेरिमेंट नहीं होते। आप छोटे मोटे चेंज करके देखते हो। अच्छा, क्या होता है जब आप फैसले लेते हो ना, तो कुछ फैसले सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। जो गलत होते हैं उनको ठीक कर लो, फिर करो, फिर फैसले करो, फिर गलत होंगे, फिर उनको ठीक करो। यहाँ तो एक बार जो हो गया छोड़ दो उसके बाद। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि राम भरोसे बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। ये इनको जाना चाहिए अयोध्या मत्था टेकने के लिए। हाँ, कुंभ भी जाना चाहिए। कुंभ तो नहीं जाएंगे कह रही है। बीच में चर्चा उठी थी कि राहुल गांधी जा सकते हैं, प्रियंका गांधी जा सकते हैं। कहाँ से आई थी वो? 4 जर्नलिस्टों ने ऐसे ही ट्वीट कर दिए, वो फैल गई। आजकल तो कोई चेक तो करता नहीं है ना, किसी के पास खबर होती कौन सी सही है कौन सी गलत है। थे कुछ हमारी बिरादरी के साथी जो पार्टी कवर करते हैं। फेक न्यूज था वो? नहीं, अब सही नहीं तो फेक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो खबर सही नहीं थी तो फेक ही हुआ। खैर, आपने अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं ये भी लिखा, केसी वेणुगोपाल को लेकर के भी लिखा। तो मैं दोनों पे बारी बारी से चाहता हूँ, प्रियंका गांधी को किस जिम्मेदारी मिलने की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है, क्या मिल सकता है? फेरबदल की बात हो रही थी। हाँ, ठीक है। अब मेरे मन में सवाल आया कि भाई 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के भीतर, कि क्या प्रियंका गांधी संगठन में कोई जिम्मेदारी लेती हैं तो बेहतर फेरबदल होगा। क्या वेणुगोपाल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेहद खराब है इन पिछले 5 सालों में। जिसमें 2 लोकसभा चुनाव आ रहे हो आप, और राज्यों की गिनती नहीं है। तो क्या उनकी जवाबदेही तय होगी? दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? अब मैं ऐसे कान पकड़ लूँ, घुमा के पकड़ लूँ, बात तो बराबर है ना। कान तो पकड़ ही लिया, आपके पास लोग तो है नहीं, वही लोग हैं। 4 इसको यहाँ बिठा दिया, उसको यहाँ उठा दिया, उसको यहाँ बिठा दिया। घर के अंदर शतरंज 4-5 मोहरे हैं, अपना घुमा रहे हैं उसको। घर के अंदर शतरंज खेल रहे हैं अकेले बैठ के। सामने कोई खेलने वाला ही नहीं है। ये है फेरबदल। अब बताओ क्या कहूँ उसको? तो मेरे 2 सवाल थे, दोनों नहीं हुए। दोनों नहीं। तो डाक के 3 बात हैं ये फेरबदल में। अरे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर के अंदर आप क्या कर रहे हो? जनता में क्या मैसेज जा रहा है इस बात का? किसको पता है कि आपने बना दिया मीनाक्षी नटराजन को? आप अच्छा बताओ, कृष्णा लवेरू को बनाया गया बिहार का इंचार्ज। हाँ, वो बड़े मॉडर्न से नेता हैं, भले आदमी है बेचारे, वो कार्गो पैंट पहनते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की तरह? पता नहीं, कुछ लोग तो उसको भी फॉलो करते होंगे ना, टी-शर्ट, कार्गो पैंट, वो टी-शर्ट, कार्गो पैंट और शर्ट। और वो मैंने कभी उनको कुर्ते में नहीं देखा आज तक। जो बेसिकली नेताओं का टायर होता है कि भाई हाँ ये पहचान है इनकी।
अंग्रेजी कल्चर के वो आदमी हैं, ठीक है। अब वो लालू के पास जाएंगे बात करने सीट बंटवारों की, आपका राज्य है, बताओ क्या होगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हैंडल कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। जबकि हुआ पता क्या था, जिससे जितनी गहराई से चीजें वहां होती है। बताओ हुआ क्या था। क्या हुआ था? ये ऐसे था ही नहीं मामला। अच्छा, कैसा था? बिहार भूपेश बघेल के लिए था, पंजाब हरीश चौधरी के लिए था, अच्छा, और मध्य प्रदेश कृष्णा रघुवीर के लिए था। ओ, कायदे से कृष्ण बताता हूँ, कायदे से कृष्णा को देना चाहिए था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रभारी बन रहे हैं, अभी तक यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे। यूथ कांग्रेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। उनको देना चाहिए था कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य बेहतर होता। हुआ क्या कि भूपेश बघेल ने फिर इस बात का पार्टी के अंदर जहां भी जिक्र करना था वो किया, तो फिर उनको ऐसे घुमा दिया गया। भूपेश बघेल पंजाब 27 में आपका चुनाव निपट जाएगा, 27 की स्टार्टिंग में निपट जाएगा, 28 की एंड में चुनाव है छत्तीसगढ़ का, तो आप वो संभाल लेना। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस पार्टी है, अभी सीन में है, अभी तक सीन में है, अभी तक पता नहीं कब सीन से बाहर हो जाए। अभी जो तक तो स्थिति है। अभी तक तो है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, नाम ज्योतिष हैं। हरीश चौधरी पंजाब में रह चुके हैं, उनको मध्य प्रदेश दे दिया और कृष्णा को बिहार भेज दिया। जबकि भूपेश बघेल कुर्मी नेता है, ओबीसी हैं, कुर्मियों की अच्छी खासी जनसंख्या है वहाँ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। लालू से बैठ के बात करते तो ऐसे बराबर में बैठ के बात होती। सदे नेता है, जानते हैं, राजनीति मतलब जानते हैं और सारा गुनागणित प्योर नेता है, प्योर नेता है, एक लाइन 100 कैरेट। बिल्कुल, मैं 24 कैरेट भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100 ही कह रहा हूँ सीधा। तो वो होना चाहिए था। कृष्णा को बेटर होता कि कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट देते, गोवा भेज देते, नॉर्थ ईस्ट में भेज देते। अभी उनकी ट्रेनिंग चलेगी एज ए इंचार्ज। वो पहली बार स्टेट संभालेंगे ना, यूथ कांग्रेस संभालने एक अलग चीज है, स्टेट संभालने एक अलग चीज है। तो यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। अब ये फैसला किसने किया और किसने होने दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप गाड़ी मत चलाओ लेकिन आंखें बंद मत करो। ये आप राहुल गांधी के लिए कहते हैं? मैं तो साफ ही कह रहा हूँ, मैं कौन सा छुपा के कह रहा हूँ। ये छुपाते तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल यही है आदेश जी, ये बिहार वाला जो आप बता रहे हैं वो शायद इसलिए भी किया होगा क्योंकि बिहार में इनको बार्गेन तो करना नहीं है लालू यादव से कुछ, और वो जो दे देंगे उतनी सीटें कांग्रेस वहां लड़ लेगी और ले दे के चुनाव हो जाएगा, तो कुछ सोचा नहीं होगा मुझे लगता है बिहार में अलग से। विकास जी देखो, आपका राज्य है, मैं फिर भी कमेंट कर देता हूँ प्लीज प्लीज। यादव और मुसलमान के सारे अगर आरजेडी कांग्रेस जाएंगे ना, सरकार फिर उनकी आ जाएगी। हाँ, ये तो दिख रहा है अभी तक। हाँ, इनको यादव के अलावा जो ओबीसी छोटी जाति है ना, उनको अपने साथ लेना पड़ेगा, वो जोड़नी पड़ेंगी। और वो अब ये लोग कितना विश्वास उनमें पैदा कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात, पहली बात। दूसरी बात, कितना कंट्रोल रख पाएंगे ये अपने स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है। और कितना स्टेट प्रेसिडेंट समझ पाएंगे नए प्रभारी को, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बिहार चुनाव में तो वैसे आप बेहतर जानते हैं, एक चीज जो साफ है बिहार को लेकर के कि नीतीश कुमार तराजू के जिस पाले में बैठे हैं ना, उधर पलड़ा ऑलरेडी थोड़ा झुका हुआ है उनकी तरफ। एक बात बोल देता हूँ, हाँ। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं बिहार की राजनीति के या देश की राजनीति के जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। आलू है वो। एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। कांग्रेस और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार, इधर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, तो आलू है ना, उधर मिक्स हुए बैंगन के साथ, इधर मटर के साथ, इधर गाजर के साथ, कोई विचारधारा नहीं है। और मैं तो हैरान होता हूँ बिहार की जनता के ऊपर कि वो उनको वोट कैसे दे देते हैं। कितनी पलटी मार ली। कमाल की बात यह कि सीएम खुद ही रहता है। तो इस बार मुझे लगता है कि उनके लिए कठिन समय है, मुश्किल समय है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं है। प्रशांत किशोर की तरफ से अलग वॉर किया जा रहा है। भगवान करे वो उनकी सेहत अच्छी रहे, वो 100 साल जिए। लेकिन प्रशांत किशोर का भी एक लिटमस टेस्ट हुआ था इलेक्शन, उसमें उनका रिजल्ट जो है थोड़ा खराब आया है। हो सकता है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इस बार कठिन समय है। और बीजेपी की एक खास बात है, अलाइज खाते हैं कांग्रेस को, बीजेपी खाती है अपने अलाइज को, है ना। हाँ, डाइट है उसकी, बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग डाइट लेते हैं। एक जो आखिर में आपने जो सवाल किया, बस मैं उसको छोटा सा अपनी समझ से जवाब देता हूँ। नीतीश कुमार को इसलिए बिहार में लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मामले में जितना कुछ भी बदला है, जैसे आज मेरे गांव में अगर 18 से 19 घंटे लाइट रह रही है, आप बिहार के किसी भी इलाके में चले जाओ आदेश जी, सड़कें मिलती हैं आपको। मैं मानता हूँ ये बहुत बेसिक चीजें हैं। इस पे पिछले 15 साल से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं इन्हीं दो चीजों पे, और वो जीतते आ रहे हैं। ये बदलाव भी बिहार के लोगों के लिए जो वहां रह रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए नीतीश कुमार
जीत रहे हैं। नीतीश कुमार का कोई दूसरा विकल्प नहीं खड़ा हो पाया है राज्य में, इसलिए नीतीश कुमार चुनाव जीत रहे हैं। ये इसका एक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये है स्थिति। जो आपने तर्क दिया मैं उस बात से सहमत हूँ कि बिहार में जिस हिसाब की स्थिति है, विकास की स्थिति है, जो नहीं मिला, जो बेसिक सुविधाएं नहीं मिली जिन लोगों को, हाँ। तो उन लोगों को अगर बेसिक सुविधाएं पहले मिल जाएं, हाँ, तो उससे बेहतर क्या होगा? तो उसी पे अभी तक वो चुनाव खिंचा रहा है। ये कि दुर्भाग्य है, हालांकि ये स्टेट के लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि उसी सड़क, बिजली पे दुर्भाग्य अभी तो तक ये भी है विकास जी कि 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार से राशन लेके खाते हैं, जिसको लोग अचीवमेंट समझते हैं। मैं दुर्भाग्य मानता हूँ उसको। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में फ्री वीज पे चल रहा है मामला। मुझे कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार बनी, महायुति की, कोई बता रहा था, कोई रिपोर्टर ही बता रहा था, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, तो वो ये बता रहा था कि बीजेपी ही फंस गई इस चीज में, और बीजेपी अब ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से फ्री वीज पे कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए कि सभी पार्टियों के लिए बात हो जाए और उसमें बीजेपी भी शामिल हो जाए कि भाई ये खत्म करना है। ऐसी बात बोलो मत, इसका जवाब मैंने दे दिया तो हम दोनों पे केस हो जाएगा। दे ही दीजिए, मतलब नहीं, बीजेपी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा दे। नहीं, याचिका दायर हुई है। नहीं, मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ठीक करो। एक ठीक कर देता हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे किसी ने ये बताया कि बीजेपी के ही लोगों ने एक याचिका डलवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट विचार करे, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो ऐसा कोई फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से उस याचिका पर, जिससे सभी पार्टियां इससे बाध्य हो जाए। आपके पास कोई ऐसी जानकारी है? आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो वायदे किए, चाहे वो महिलाओं के लिए किए, बाकी उसमें थोड़ी सी पार्टी फंस रही है, उसको मुश्किल है? दिल्ली में भी कर रखे हैं, उधर देखना होगा। देखो क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो चुनाव के दौरान जो वायदे होते हैं वो चुनावी भाषण होते हैं, उनकी ज़्यादा मैं देता नहीं अपने जीवन में। आज बात कर रहे थे कि रेखा गुप्ता की आज शपथ हुई है, और अभी ये आज पहला फैसला कैबिनेट में क्या करेंगे, चर्चा हो रही थी टीवी के ऊपर। मैं कहा आप लोग इतने गंभीरता से क्यों ले रहे हो, चुनावी भाषण थे। सरकारें जो होती है ना, सारी एक ही तरह की होती हैं। हाँ, ये तो है। और उनकी जो चाल होती है ना, एक ही जैसी होती है। ठीक है, चेहरे बदलते हैं बस, सरकारें वही रहती हैं। देखेंगे। अच्छा बताओ, क्या दिल्ली में 5 साल के अंदर कोई साफ हवा दे सकता है? नहीं दे सकता। कंपास समझ तो, कंपास प्रकार बोलते हैं हमारे यहाँ। प्रकार रख के ऐसे क्या बोलते हैं उसको, 360 डिग्री घुमा दो उसको। उस रेडियस में देखो कि कितने पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट कितने, और उन 11 में कौन कोयला सप्लाई करता है, और उसका कितना पोल्यूशन है उस कोयले का, और सस्ते कोयले का जो कि इंपोर्ट होता है, कितना पोल्यूशन है। दूसरा, कितनी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो यमुना में जा रहा है। कोई ठीक कर देगा उसको 5 साल में? मतलब हमने मशीन चला दी, वो 2 दिन के लिए मशीनें घूमने लगी टीवी के कैमरों के लिए। इसलिए तो यहाँ सब कुछ कैमरे के लिए हो रहा है ना, दिक्कत तो ये है। आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ प्लीज। जहाँ बैठे हैं अभी, यहाँ से आप 100 किलोमीटर चलो, हरियाणा में पानीपत शहर आएगा, मेरा अपना जिला है। पानीपत से राइट लो टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश, जो आखिरी गांव है मेरा गांव है, और वहीं से यमुना आ रही है। हम यहाँ आपको यमुना कहते हैं, हम जमुना कहते हैं जी। और मेरे गांव में मैं बचपन से देखता रहा हूँ, जब मैं ऐसे झाँकूंगा ना नीचे पानी में, तो नीचे रेत दिखाई देगा, इतना साफ पानी है। ये इतनी दूर में ये फर्क है, सिर्फ 100 किलोमीटर में। ऐसे झाँकता हूँ, नीचे रेत दिखाई देता है पानी के। क्या हो जाता है 80 किलोमीटर आने के बाद? क्योंकि जो जितने भी कंसर्न लोग और कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब पैसे खा रहे हैं फैक्ट्रीज के मालिक से। नाले जोड़ दिए आपने इसमें, कहाँ साफ हो जाएगी 5 साल में? तो ये जो चुनाव के भाषण हुए हैं ना, वो भाषण ही होते हैं, वो सरकारें सब एक जैसी होती हैं, कुछ नहीं होता। चाहे पार्टियां एक जैसी रहे, सरकार एक जैसी रहे, हम लोग हर हफ्ते आते हैं। एक बात बताओ, जिस आदमी 11 साल पहले ये कह के आया था कि मैं सब बदल दूंगा जी, वही उन जैसा हो गया जो बाकी थे, तो किससे उम्मीद करोगे? बीजेपी से? रेखा गुप्ता जितनी मर्जी लंबी रेखा खींच दे, अगर दिल्ली साफ कर देगी ना, मतलब दिल्ली की हवा साफ कर देंगे, जमुना साफ कर देंगे, जो वो कहेंगे मैं कर दूंगा, वो कहेंगे चले छोड़ दूंगा। अच्छा जी, बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि अगर दिल्ली, मेरे जर्नलिज्म छोड़ने से अगर दिल्ली के लोग जी पाए 5 साल ज्यादा, तो मुझे खुशी होगी। ये तो बिल्कुल नेताओं वाली भाषा आपने कही। नहीं, मैं जानता हूं ना, हो नहीं सकता। अच्छा, आप जानते कि नहीं हो सकता? हाँ,
थर्मल प्लांट में कोयला बंद कर दोगे सस्ते वाला जो इम्पोर्ट होता है? नालियां जो जा रही है वो किसका बंद है? कर देंगे रातों रात। किसका है कोयला? पता लग जाएगा ना, वो समझ में आ जाएगी बात। बोलना नहीं चाहता, औकात नहीं है किसी की, मालिक है देश का। चलो छोड़ आगे बढ़े। आखिर में मुझे ये बताइए कि ये जो ट्विटर पे चला, आपने एक क्या कहानी का चला? जिक्र किया और संदीप दीक्षित ने कहा कि हम केस करेंगे आप पे, तो क्या मतलब हो गया केस कि अभी कुछ बीच में कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। जब मैंने रात को क्यों tweet- नाराज हो गया संदीप बताता दीक्षित? हूँ, हाँ मैं उसको बताता हूँ। हम्म। ये बड़ा गंभीर मामला है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गंभीरता से उस दिन रिजल्ट आया था और मैं किसी चैनल के स्टूडियो में बैठा हुआ था, तो मैं वहाँ से निकला तो मैंने रात को एक ट्वीट ड्राफ्ट किया कि 2013 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ और 25 में क्या, 19-20 में क्या हुआ और 25 में क्या हुआ। और वो सब चीज़ें थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की। तो उसमें 20 में ये हुआ था, 19 में सॉरी, लोकसभा चुनाव के दौरान, कि शीला जी पहले नहीं एग्री थी कि अलायंस हो। कई दौर की मीटिंग्स हुई। राहुल गांधी ने कहा कि शीला जी देख लीजिए, मैं चाहता हूँ 4-3 पे कर लेते हैं। तो जब राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट की तो शीला जी अच्छी महिला, उन्होंने उसकी बात मान ली। ठीक है भाई, हमारे नेता कह रहे हैं तो ठीक है। मैंने ये बात लिखी, संदीप ने वो ट्वीट किया रात को 9-9:30 बजे के आसपास की बात है। मैंने वो ट्वीट देखा तो मैंने संदीप को फ़ोन लगाया, उन्होंने 1 घंटे में मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप लिखा, आज भी है मेरे पास, कहो तो दिखा दो। नहीं नहीं, मैंने लिखा कि मुझे एक फ़ोन ही कर लेते। हाँ, क्यों लिखा बताता हूँ, हाँ, उसके पीछे कारण है। हाँ, मैं 2 लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, हाँ, दोनों इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित। और मैं ये ट्वीट ना डिलीट कर देता, मैंने आज तक अपना कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया। क्यों कर देता बताऊँ क्यों? क्योंकि वो महिला इस दुनिया में नहीं है और मैं उसको क्यों हर्ट करूंगा यार, जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। उस लेडी ने दिल्ली को बदल दिया और मनमोहन सिंह ने इस देश के मिडिल क्लास को ना ऊपर उठा दिया। एक नई उम्मीद तो हम जैसे लोग सोचते हैं, जब कॉलेज में थे तो उस टाइम स्विफ्ट गाड़ी नहीं आई थी, ये मेरी ड्रीम कार है। और जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो मैंने उससे डबल पैसे की गाड़ी ली। ये पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। आज इस दुनिया में दोनों लोग नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में उनका हमेशा आदर रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कभी किसी का ट्वीट डिलीट नहीं करता। संदीप मुझे कहता ना कि यार मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं उस शीला जी के लिए कर देता, क्योंकि वो महिला इस दुनिया में है नहीं। क्या लिखा, आई डोंट नो मिस्टर रावल हु आर यू, कॉल डिटेल निकाल दी। तो जब आप मुझसे बात करते हो, आप मुझे कह देते यार ये मम्मा के बारे में ठीक नहीं लगा मुझे, मैं उनकी इज्जत के कारण डिलीट कर देता, क्योंकि मैं उस महिला का सम्मान करता हूँ। वो आखिरी कन्वर्सेशन था, उसके बाद कोई बात नहीं हुई और ना मैंने डिलीट किया। अच्छा, ये है इसकी सच्ची कहानी जी, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं 1%। और आपको पता है मैं बनावटी हूँ नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं जो हमारे कहता हूँ, दर्शकों को भी पता मैं जो कहता हूँ साफ साफ कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार मुझे फोन तो कर देता। हाँ, अगर मैं आपकी बात नहीं मानता फिर आपके विकल्प खुले थे। आप डेफेमेशन करते, आप क्रिमिनल डेफेमेशन करते, आप सिविल सूट करते, जो आपकी मर्जी थी, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो मैं संदीप के खिलाफ कुछ भी कर सकता हूँ स्टोरी के रूप में, लेकिन जो महिला इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे संस्कार नहीं है, ऐसे मैं ऐसे काम नहीं करता। तो अगर आप हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ढूंढोगे, ढूंढ लो भाई। फिर कुछ पत्रकार ऐसे हैं हमारी बिरादरी के लोग, उन्होंने चाबी भर दी होगी, अच्छा, स्टार्ट हो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से हर हफ्ते मिलते रहेंगे और ऑफ कैमरा बतियाते रहेंगे। पिछले एपिसोड पे जो कमेंट आए वो देखे आपने? हाँ बिल्कुल देखा, आपकी टोपी बदली हुई है और कुछ मेरे ऊपर भी आक्षेप है। तो आक्षेप नहीं है, देखिए इसको ऐसे समझना चाहिए, चाहे वो मेरी टोपी को लेकर के हो हाँ। या आपने जो बातें की उसको लेकर के हो। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बड़े मन से देखते हैं हाँ off बिल्कुल, camera, मैं उनका तो सम्मान वो करता हूँ। अच्छा बुरा जो भी उनको समझ में आता है। हम्म, और सबसे दिलचस्प बात एक और है आशुतोष भाई, जी। कि इंटरनेट पे 90% जगहों पे आप देखेंगे कि कमेंट जो लोग करते हैं उसमें बहुत लोग गालियों का इस्तेमाल हाँ, करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। सही बात। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि चाहे वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, मन खुश हो जाता है पढ़ के। बिल्कुल सही बात। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या आपको सुधारना है, हाँ, क्या नहीं सुधारना है, किन चीजों पे आपको काम करना है ना। आदेश जी और को कितना उन्हीं से- मिस कर रहे हैं वो लोग। आदेश जी इस बार है हमारे साथ। अच्छा है। उनसे अच्छा, उनसे जो अच्छा। बातचीत हुई वो हमारे दर्शक देख चुके हैं और वो अच्छा। तो उनके प्रिय हैं ही। हम्म, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में आशुतोष भी हमारे दर्शकों के उतने ही प्रिय बने और ये शो भी हमारा आपके साथ भी उसी तरीके से चलता रहे। सबसे पहले तो जो सवाल जिसके जवाब तलाशने में हर पत्रकार लगा हुआ है पिछले 2 दिन से, वो ये है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसे बनी?
तो क्या संयोग रहा, मतलब मुझे ये लगता है कि 19 तारीख के दोपहर 3 बजे तक रेखा गुप्ता का नाम कहीं नहीं था, अचानक से नाम आया। क्या है कहानी, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आप इसको एक शब्दों में मेरे से पूछें तो मैं उसको एक शब्दों में कहूँगा कि वो संघ की पसंद है, एक शब्द में। अब इसके पीछे की कहानियों पे अगर आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री ने 4 जाति जो तय की थी, जिसमें गरीब, युवा, महिला और एक एक, एक कोई और है, तो उसमें बेरोजगार। हाँ, बेरोजगार। बेरोजगार। तो उसमें जो है गरीबी, तो कुल मिला के ये उनकी 4 प्रमुख जाति थी। और प्रधानमंत्री के भाषणों को अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का बहुत पहले से, मतलब जब वो 33% वाला लेकर आए विधेयक, उसके बाद से उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। लेकिन अब यहाँ बात समझ में आती है, महिला के तौर पे भी इनका नाम कैसे आया, मतलब कैसे संघ की पसंद है, मैं मान लेता हूँ, चलिए उस पे आएंगे बाद में जी। और ये भी बात मैं मान लेता हूँ कि प्रधानमंत्री ने पहले से ही एक दिया था कि महिला एक ऐसा सेक्टर है जिसपे उनका फोकस है, वो चाहते महिलाओं का विकास हो, ये भी मान लेता हूँ। ये नाम कैसे आया, शुरू में का नाम कहीं नहीं था। इसकी थोड़ी सी एक लंबी कहानी मैं आपको बताता हूँ, एकदम सुनाइए फुर्सत से। प्रधानमंत्री, आपको पता है कि दिल्ली चुनाव के फौरन बाद जो है वो चले गए, निकल गए, ठीक है, और वो ये कह के गए कि भाई आप लोग, मतलब जो मेरे जो सूत्र हैं, कि अब आप लोग जो है चिंतन मंथन जारी रखिए, सबसे जो है बातचीत करिए, और एक तरीके से ये जिम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ, जाहिर सी बात है, केंद्रीय गृह मंत्री संभाले हुए थे मोर्चा। और हर जगह, इवन इस बार अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो धड़ा है, जैसे जो उनके संगठन है, किसान संघ, महिलाओं का जो संगठन है, ST/SC का, OBC, इस बार इन 10 दिनों में सबके साथ मैराथन बैठक की गई और सबको ये टास्क दिया गया, क्योंकि समय था। आपको पता है कि बिना PM के लौटने कुछ होना नहीं था, वो पूरा समय ले रहे थे, तो खूब मंथन के लिए छोड़ा गया। और इसको ऑब्जर्व कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा जी, ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। अंतिम फैसला तो जानते ही हैं क्या होना था, लेकिन सबसे खूब बातें चली। तो किधर से निकल के आया कि भाई बिहार चुनाव है तो पूर्वांचली होना चाहिए, फिर कहा गया आपसे किसान आंदोलन में आपसे सिख नाराज थे, सिखों के बीच में अच्छा संदेश नहीं है तो सिख को बनाया जाना चाहिए। फिर ये हुआ कि भाई जाट आपके, मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि 3 राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और प्रवेश जीत कर दिए हैं, और प्रवेश के लोग बहुत एग्रेसिव रहे, तो इनको बनाइए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल के आती चली गई, और कुछ ना कुछ आप देखे होंगे कि लगभग 5 या 6 नेता प्रोमिनेंटली चल ही रहे थे कि इनको मुख्य, जो आप कैबिनेट में देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कैबिनेट के बाहर के लोग हैं, वो लोग चल रहे थे कि इनको, अगर आप उनको छोड़ दीजिए, विजयेंद्र गुप्ता जी को, जिनको शायद विधानसभा अध्यक्ष लोग बनाएंगे, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी 4-5 नाम वही नाम थे जो चल रहे थे, जो चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि, और ये सच में चल रहे थे। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये अचानक 2 दिन में क्या बदला, कि टेलीविजन की लाइनें 24 घंटा पहले अखबारों की हेडलाइंस बदलने लगी, उसके पीछे ये है कि PM के आने के बाद, ठीक है, एक तरीके से उनके सामने बात रखी गई। तो जो चैनल होता है भाजपा से संघ में कोई बात जानने का, संगठन मंत्री के थ्रू, या आप तो वो तो पब्लिकली वैसे नहीं होता, आपस में जो लोग बात करते हैं, तो ये जो 4-5 नाम निकल कर आए हुए थे, एक लिस्ट संघ की ओर भेजी जाती है। अच्छा, ठीक है, उसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि भाई अगर आपको चुनना है तो महिला को चुनना है, चुनना चाहते हैं अगर आप किसी को। कौन कहता है? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी में, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री का ये था, और उसमें महिलाओं का नाम भी था, और उसमें एक तरीके से जो मेरा मानना है कि उसमें एक ही महिला का नाम गया था इधर से, और वो गुप्ता जी थी। अच्छा, एक ही, बाकी 3-4 जो थे वो पुरुष जातीय और चुनाव के समीकरण, या जो उनके मैराथन से निकलकर आया था। तो उसमें संघ की ओर से बहुत साफ तरीके से कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई हो और हमसे पूछा जाना है, तो रेखा गुप्ता जी हमारे लिए अच्छी हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। इससे देश में अच्छा संदेश जाएगा, दिल्ली में अच्छा संदेश जाएगा, और जो वैचारिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वैचारिक धड़े से जुड़े हुए लोग, उनमें अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि अगर आप रेखा जी का देखेंगे पूरा इतिहास, तो छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन से, विद्यार्थी परिषद से लेकर, और महिलाओं का जो संगठन है उससे लेकर, और पार्षद से लेकर, जो भी जर्नी रही वो बड़ी, माने संघ और विद्यार्थी परिषद से
के करीब रही। दूसरी बात और लोग जोड़ सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी से इनके अच्छे बहुत ताल्लुकात हैं, बहुत दोस्ताना अच्छा, हैं। तो वो भी काम हुआ क्या? अब आप उसका कह भी काम सकते हैं, चला देखिए क्या? जब आप गणेश वंदना में लगते हैं तो हर जगह से कहीं ना कहीं होता है, तो वो एक फैक्टर आपने है। कहा भी था पिछले एपिसोड में कि जिनके पास संपर्क है वहां वो लगे हुए हाँ, हैं लगे गणेश हुए हैं। वंदना में। तो जाहिर सी बात है एक 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 इफेक्ट ये भी रहा। और लेकिन इसमें मुझे एक चीज बताइए, संघ के बारे में ये कहा जाता है कि संघ बोलचाल की भाषा पे, व्यवहार पे, आप कैसा दिखते हैं, इस पे बड़ा जोर रहता है संघ का, ऐसा ऐसा कहा जाता है। जो संघ को जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं। रेखा गुप्ता का नाम आया तो लगातार आप भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि संघ की करीबी थी, संघ ने इनके नाम पे मुहर लगाया। लेकिन रेखा गुप्ता का कल रात से जो उनके पुराने बयान, पुराने ट्वीट्स, पुराने वीडियोज निकल करके आ रहे हैं जिसमें वो तोड़फोड़ कर रही हैं एमसीडी की बैठक में, जेएनयू को लेकर के उनके जो विचार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो उन्होंने सोशल मीडिया पे राय रखी, उसके पोस्ट अब लगातार वायरल हो रहे हैं। तो ये कैसे देखा जाए? संघ ने ये कहा अगर उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाते हुए कि इससे अच्छा संदेश जाएगा, तो ये क्या है? आप योगी आदित्यनाथ के भाषणों को आपने आफ्टर मतलब सीएम और बिफोर सीएम दोनों का आपने देखा ही होगा। तो मुख्यमंत्री तो वो भी बने, तो किसी एक चीज को लेकर सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि इनको आपको निगलेक्ट कर देना है। मुख्यमंत्री के बाद का जो परफॉर्मेंस है या जो उनकी बोली है, भाषा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और मुझे लगता है कि इसी नाते अब एक बात बताइए, उन नामों में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊंचे था, जो शायद मुझे याद है विश्व हिंदू सभा की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने क्या कहा, रमेश बिदूड़ी के क्या बयान। तो आपको थोड़ा सा तय तो करना पड़ता है ना कि है ना किसको चुनना है। तो उसमें जो इनका नंबर था वो अच्छा है, अच्छा, बाकियों के मुकाबले और अच्छा दूसरी माना बात गया। ये है कि एक होता है कि एक पे आपको कमांड है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि आपको रेखा गुप्ता पे ज्यादा कमांड रहेगा या आपको जो अपनी एक्ट्रेस हाँ कंगना, तो ये बात आपको आएगा ना कि वैचारिक अंकुश अगर किसी पे लगाया जा सकेगा तो वो रेखा जी पे लगाया जाए, ना कि कंगना कि जी लंबे समय से संगठन से जुड़ी हैं, संगठन के हर स्तर पे हाँ। जुड़ी रही है, इसलिए हाँ, आज आप उनके देखिए, उनके पति आज भी जो है शाखा लगाते हैं, शाखा में कोई उनका दायित्व है। अच्छा। तो उस तरीके का उनका जुड़ाव है। बयान पॉलिटिकली कई बार आदमी गड़बड़ करता है, लेकिन जब संगठन कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है तो आपके बयानों को और आपके कामों को भी देखता है। चलिए, एक सवाल का जवाब और मुझे दीजिए। प्रवेश वर्मा, उनको कैसे मनाया गया? वो तो दिख रहा था, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, उनकी पूरी जीत, उनकी पूरी कहानी, उनका वीडियो बनाना अपने परिवार के साथ, वो पूरा प्रोजेक्शन था एक तरीके से मुख्यमंत्री के पद के लिए। हमारी आपकी जो लास्ट बातचीत हुई थी उसमें आपने भी कहा था, मैंने भी यही कहा था, एक जो साफ साफ दावेदार दिख रहे हैं, जो फ्रंट पे हैं, वो प्रवेश वर्मा ही थे। कैसे मनाया गया प्रवेश वर्मा को? क्या कह के मनाया गया? किसने मनाया? देखिए, ऐसा है, भाजपा में एक व्यक्ति जो सुप्रीमो है, जिसकी सबको सुननी ही होती है और बहुत आदर से सुनते भी हैं, या जो भी आप कहिए, आदर से सुनते हैं, डर से सुनते हैं, हाँ जो भी कहिए आप जैसा उसको हमारे दर्शक लेना चाहें, है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी है। जब कोई चीज ऊपर होने लगती है तो बात उन तक जाती है ना। तो जाहिर सी बात है वो एक व्यक्ति हैं, और अमित शाह के यहाँ जिस तरीके से ये पहुंचे थे तो ऊपर वाले चैनल से जिम्मेदारी दी गई कि आप इनको समझाइए, मनाइए। और ऐसा नहीं, इनके प्रति आज नंबर 2 की स्थिति पे तो हैं, उनसे उम्र में और भी कई चीज़ों में सीनियर लोगों को बाहर रख के आपको रेखा जी के बाद नंबर 2 की स्थिति पर रखा गया। तो इसके लिए मनाने में एक जद्दोजहद करनी पड़ी। और आप अगर इनका जेस्चर देखेंगे तो थोड़ा संतोषजनक, उदास तो है। अरे वो जाहिर सी बात है, अगर आप उस बड़ी वाली कुर्सी के दावेदार हैं और आपको दूसरे नंबर की कुर्सी मिल रही है और उसमें भी आपको कहना है। और उन्होंने ये बात कही भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो लिया उसको, है ना। और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता आप देखे, विली खुली जीप लेकर पहुंचे हुए थे, हाँ। और बहुत एग्रेशन दिख रहा था, लेकिन वो सब मैनेज किया गया ना, और वो सब प्रवेश ने किया। और वो अगर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के कहने के नाते, मैसेज के असर के नाते अपने आप को उन्होंने संतुलित रखा, और जो नई जिम्मेदारी मिलेगी उसमें वो जो काम करना होगा। कौन सी चीजें रही, मतलब ऐसे तो मीडिया में बहुत खबरें हो रही हैं, 10 खबरें तो मैं ही देख चुका हूँ सुबह में, हर जर्नलिस्ट को जो लगता है खबर बना देता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब
रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा दोनों को सामने रखा गया होगा पार्टी की मीटिंग्स में, आरएसएस के सामने भी, तो कौन से ऐसी चीजें थी जो प्रवेश वर्मा के लिए निगेटिव काम कर गई जब सामने रेखा गुप्ता थी? तो देखिए, उसमें एक फैक्टर जो सबसे बड़ा है, वो महिला थी। वो महिला फैक्टर है, इसको आप नकार नहीं सकते हो, है ना। और दूसरी बात, संघ की मुहर। तीसरी एक चीज आपने अगर गौर की हो, कल केशव कुंज का इनॉग्रेशन था। हाँ, अमित शाह गए थे। अमित शाह गए थे, राजनाथ जी गए थे, और उनके साथ में जेपी नड्डा जी भी गए थे। अब अगर आप इसको देखें तो मंच पे तो बहुत जिनका तय था वो था, ये लोग गेस्ट लिस्ट में थे, अगली रो में बैठे थे। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा जी, पहले नड्डा जी का बयान, उसके बाद लगातार एक तरीके से उसको ब्रेक करते हुए संघ मुख्यालय में जाना बैठना, एक तरीके का संकेत है कि संघम शरणम मतलब वो एक मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि वो एक संकेत है कि भाई संघ जो है हमारा एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा विचार पुंज है जिसको सभी को मानना है, या उसके हिसाब से चलना है, या उनसे राय संपर्क या उनसे तालमेल बना के चलते रहना है। यही कारण है कि भाजपा संगठन मंत्रियों की मांग लंबे समय से करती रही कि हमारा कोई राज्य खाली ना हो, संघ और भाजपा के बीच में कोई गैप ना आए, और वो दिखे ना, कोई चर्चा ना हो, कोई दिखे ना, कोई चर्चा ना हो। इसलिए चुनाव से पहले मदद करने से पीछे न हट जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई लेख ना आ जाए, कोई लेख ना आ जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जब पिछले एपिसोड में हम लोग आए और हम लोगों ने बातचीत की, उसके बाद आप गए होंगे पार्टी दफ्तरों में, संघ के कार्यालय में, क्या आपकी कभी किसी से कुछ बात हुई? कभी किसी ने कुछ ऑफ द कैमरा आपसे कुछ बताया? एक घटना है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। 3 बड़े महासचिव थे भाजपा के, अच्छा, है ना, ठीक है। और एक महासचिव की दिल्ली चुनाव, मतलब दिल्ली का ये रैली कराने में और दिल्ली का ये आयोजन जो हुआ शपथ ग्रहण, इसमें उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो एक ने मजे मजे में उनसे पूछा कि भाई साहब, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तो उनका, भाई मैं कसम खा कहता हूँ मुझे नहीं पता, तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। तो ये एक बड़ी हंसी का पूरा माहौल हो गया कि अंत समय तक जो बड़े बड़े उनके पार्टी में जो पदाधिकारी थे, उनको भी इस बात की कोई भनक नहीं थी, है ना। बाद में आपने देखा जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो पर्चे खोले, वो जो हुआ वो सबके सामने आया। लेकिन ये जो सस्पेंस था ना, ये सबके अंदर बना हुआ था कि कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन होगा। लेकिन वो एक जो लेयर है, वो बड़ी लेयर ने तय किया, और विधायकों ने भी उसको अच्छे से लिया। जो दावेदार थे उन्होंने अपने भी दिल पे पत्थर रख के और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश था उसे स्वीकार किया, और वो ये सब, उसके बाद ये सब चीजें मूर्त रूप में आई। 2 बातें इसमें आशुतोष मुझे लगती है बीजेपी के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। एक तो टॉप लीडरशिप का इतना मजबूत होना कि बड़ा सा बड़ा दावेदार मुस्कुरा के गुलदस्ता दे देता है जिसका नाम आता है उसको। नहीं, मैं देख रहा था प्रवेश वर्मा को, जब वो रेखा गुप्ता को गुलदस्ता दे रहे थे तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट जैसी थी, तो उससे बहुत लोग बहुत कुछ समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे दिखा कि मतलब दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव करना कोई बड़ा इशू तो नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है, ऐसा भी नहीं कि गठबंधन के साथियों को नाराजगी है, उनको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन पूरा ये 10 दिन पार्टी ने एक माहौल खड़ा किया। बिल्कुल, 10 दिन मीडिया का एक बड़ा स्पेस पार्टी अपने साथ ले गई। हाँ। और कल के दिन जिस तरीके की कवरेज हुई, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस बात की घोषणा होने वाली है। बिल्कुल सही, दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली थी। तो इसमें बीजेपी का कोई काट फिलहाल तो नहीं है। जिस तरीके का माहौल बनाते हैं, इस सब में सबसे पीछे किसका दिमाग लगता है? मतलब कि इस तरीके का माहौल बिल्डअप करना है, ऐसा करना है, कौन एक व्यक्ति है या कोई 3-4 लोग? देखिए, कुल मिला के अगर आपने अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर ली, अपनी गोपनीयता अपनी मेंटेन कर ली, तो हो जाती हैं चीजें। तो वो चीजें हो जाती हैं। और उस गोपनीयता के क्रम में इनके पास कोई बहुत लोग हैं नहीं, बामुश्किल 3 लोग कह लीजिए, है ना। चौथा अगर कोई बहुत बड़ा फैक्टर है तो संघ है, और उसका अपना जो मैसेज देने का तरीका है, जो जानते हैं, उनका बड़ा सटल है वो। मतलब वो ऐसे नहीं होता कि कोई एक ऐसे आ गया, वो ऐसे बता देंगे कि भाई ठीक है, अगर आपको दिल्ली में करना है तो व्यापक दृष्टि से देखना होगा, राष्ट्र को देखना होगा, प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना होगा, आधी आबादी का ध्यान, आधी आबादी का, इससे समझ जाएंगे बीजेपी, इससे समझ जाएंगे। फिर अब ये तो हो गई टॉप की, वो लोग इतनी बात करेंगे। फिर आया जाएगा जो दिल्ली प्रांत का संघ के लोग हैं, जिनको मैनेज करना है, जिन्होंने जमीन पे साल भर या 2 साल 3 साल पहले से डटे हुए हैं, उनसे पूछा जाएगा। तो वहाँ घुमा फिरा के बात नहीं होगी, वहाँ कहा जाएगा जी अगर देखना है तो
हमारे हिसाब से ये ठीक है, आप इनको देख लो। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब कोई पार्टी इतनी गोपनीयता रखती है हाँ। और रख लेती है, हाँ। तो उस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए तो बड़ी मुश्किल होती है नहीं, कि खबर हमारे निकालना। एक दर्शक ने कहा भी उसमें हाँ। कि ये फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, बीजेपी में कुछ लीक नहीं होता। ये आप दर्शक होते हुए भी इस बात को समझते हैं, बहुत कठिन होता है। कई बार हम लोग किसी के हाव भाव से, किसी की बातचीत से, कई बार हम ये समझ ही लेते हैं कि यार इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कुछ एक चीज जो ऐसे समझ में निकल आती जाती है, है जैसे कुछ। जैसे कि अच्छा ठीक है, अभी मैं एक बैठक में जा रहा हूँ, तो बैठक कहाँ है, किसके यहाँ है, ये कहाँ जा रहे हैं। तो कई बार हम लोग उनके मूवमेंट से, कुछ अनुभवों से, अच्छा क्या है कि सीनियर जूनियर वहाँ भी हैं जो 30-30 साल से एक पैटर्न को देख रहे हैं भाजपा के, तो उनके बीच बैठते हैं, उनसे निकल जाता है। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ निकलता है। और आप दर्शकों ने ये देखा होगा, महाराष्ट्र में अगर कहा गया कि फडणवीस बनेंगे तो बने। बने। और भाजपा का हमने पैटर्न जो आपने भी किया ये भी होगा, आपने डिस्कस किया था, मतलब ये भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले एपिसोड में आपने बिल्कुल नोट ये किया था, डिस्कस किया था कि देखिए विकास जी, जो पैटर्न चल रहा है ये कहीं से खोज के लाने वाला तो वही होगा, लेकिन प्रवेश वर्मा एक प्रत्यक्ष दावेदार दिख रहे हैं। हम लोगों ने ये बात की थी, बिल्कुल किया था। तो और हमारी कोशिश होगी कि जो भी जैसे भी छन छन के खबरें और किस्से आप तक पहुंचते हैं, आप इसी तरीके से हफ्ते में एक बार समय निकालिए और ऑफ कैमरा में हमारे दर्शकों को दिया करिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा और दर्शकों से कहूंगा, अगर आपको लगे कि मुझे कोई और सुधार करना चाहिए और तथ्य लाना चाहिए, वो हमको आप बताते रहिए, मैं उसको बहुत अच्छे से सुनूंगा और मैं कमेंट पढ़ता हूँ। वो आप नहीं कहेंगे तब भी बताएंगे। ठीक है, बताते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आशीष जी, पहले ये बताइए, हाल चाल बताइए महाराष्ट्र का। अभी महाराष्ट्र में जो नई सरकार आई है वो भारी भरकम बहुमत की सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार चल नहीं रही है। इसका कारण यह है कि 3 पार्टियां एक होके चुनाव लड़ी, उसके बाद इनके पास जो नंबर्स आए हैं उसमें बीजेपी के नंबर्स इतने ज्यादा है कि वो बहुमत के पास जाते हैं। उसके कारण जो शिंदे गुट है उसके पास भले ही 57 आमदार हैं या अजित पवार के गुट के पास 41 आमदार हैं, फिर भी इतने विधायक होने के बावजूद बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि इनको साथ में लेते हुए कैसी गवर्नमेंट चलाए। जबकि दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास मैंडेट है और उनको ये पता है कि सरकार कैसे चलानी है। ये पहले से तय था कि पीएमओ की धरती पे महाराष्ट्र की अब की सरकार, जो असल में बीजेपी की सरकार है, बोलने के लिए महायुति की सरकार है, ये सीएमओ के थ्रू चलेगी, सीएम ऑफिस के थ्रू। तो वो हो नहीं पा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एकनाथ शिंदे ये तय नहीं कर पा रहे हैं या ये समझ नहीं ले रहे हैं कि वो अभी देवेंद्र फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर है उनके अंडर काम कर रहे हैं बतौर डेप्यूटी सीएम। और दूसरी तरफ अजित पवार है जिनके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है फाइनेंस का। इनको ये पता है कि हमें अब बीजेपी के साथ ही आगे का रास्ता तय करना है। तो और आशीष जी क्या आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिलहाल कई पावर सेंटर हो गए हैं, कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं तो उनका अपना एक जो उनका पावर सेंटर है, इसके पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अभी तक वो मुख्यमंत्री वाले फेज से निकले नहीं है तो उनका एक पावर सेंटर हो गया। क्या इस वजह से ये रस्साकसी हो रही है जो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, पावर सेंटर बने हुए हैं और एकनाथ शिंदे जी की जहां तक के बात है वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो उनके जो मंत्री गण हैं, जिनको जो पोर्टफोलियो या जो विभाग मिले हैं, उन विभागों की वो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि उनके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है शिवसेना के उदय सामंत, उनके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग एकनाथ शिंदे बतौर डेप्यूटी सीएम कर रहे हैं। हालांकि डेप्यूटी सीएम ये कोई विधायक या वैधानिक या स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये गठबंधन सरकार की एक साजी एक सोच रहती है कि जो अपने साथ आते हैं मित्र पक्ष, उनको डेप्यूटी सीएम पद दिया जाए। तो उस लिहाज से वो इंडस्ट्री की भी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट जिनके जो मिनिस्टर हैं प्रकाश आंबेडकर, उनके साथ बैठ के हेल्थ का स्टेट का रिव्यू किया है। तो ऐसा वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसमें सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, ये भी कहीं ना कहीं
ये जो मस्साजोग वाला सरपंच के खून का मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ की जो फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर है धनंजय मुंडे, ये अटके हुए दिख रहे हैं। इसके कारण भी इनके इस्तीफे को लेकर जो सब तरफ से हल्ला बोल चला है, मीडिया भी उसमें ट्रायल कर रहा है। यहाँ पे बतौर सीएम जो देवेंद्र फडणवीस ने भूमिका लेनी चाहिए कि मेरे अंडर जो मिनिस्टर है उसके इस्तीफे के बारे में मैं सोचूंगा, मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो जो बॉल है वो अजित पवार के कोर्ट में डाल दिया कि उनके पार्टी के वो मंत्री है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हुआ है जब से 1995 से गठबंधन सरकार का दौर महाराष्ट्र में शुरू हुआ। पहले युति सरकार थी सेना भाजपा की 95 से 99 तक, और फिर 1999 से 2014 तक कांग्रेस राष्ट्रवादी की अलायंस सरकार थी। बाद में वही दौर कंटिन्यू है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि सीएम ये कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा उनके पक्ष के नेता जो स्टैंड लेंगे उस तरह से होगा। तो ये जो हो रहा है इसको कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस, ये कहीं ना कहीं इनके जो आला कमान है दिल्ली में बैठे हुए मोदी, शाह, नड्डा, इनके थ्रू इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आप चलिए गवर्नमेंट अपने तौर से चलाइए। ये अभी भी वही अचरज में है कि मेरे साथ एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ अजित पवार है और इनको साथ में लेके ही जाना है। कहीं तो भी बात ऐसी है ये गवर्नमेंट में कि जिसके कारण एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को। अच्छा, ये बताइए, क्या अजीत पवार इस स्थिति में है कि वो सरकार को या देवेंद्र फडणवीस को मतलब ब्लैकमेल कर सके? एक तो ये बताइए इस सवाल का जवाब कि वो कैसे कर सकते हैं, क्या वो इस स्थिति में है? नंबर एक। नंबर दो कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से आप बता रहे हैं और पैरेलल मतलब समानांतर सरकार चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ये लड़ाई, ये जो गठबंधन के अंदर जो पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में जो झगड़ा शुरू हो गया है, क्या ये वहां तक जा सकता है कि आगे चल के कभी गठबंधन टूटने की नौबत आ जाए, या सबको सबकी जरूरत है तो लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन 5 साल निकाल लेंगे? बिल्कुल वाजिब सवाल है। इसका मैं थोड़ा आंसर थोड़ा विस्तार से दूंगा क्योंकि महाराष्ट्र की आराम से दीजिए। या बहुत ही वाजिब सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति समझना पड़ेगा। एक तो ये सरकार भारी भरकम मैंडेट लेके आई है, ऑलमोस्ट 237 एमएलए इनके साथ है, उनका सपोर्ट इनको है। उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 दिशाओं में सरकार जा रही है, तीनों लोग अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है कि वोटर्स लिस्ट से लेके ईवीएम के ऊपर क्वेश्चनिंग जो अपोजिशन से या कुछ आरटी एक्टिविस्ट है इनसे शुरू है। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट हो, ईवीएम का मुद्दा हो, या जो 76 लाख वोटर्स ऐड हुए हैं जिनका कोई अता पता ये निर्वाचन आयोग या महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है ये दे नहीं पा रहे हैं। फॉर्म 17C हो, फॉर्म 20 हो, इसमें ये डिटेल अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट पे, या आरटीआई में नहीं दे पा रहे हैं। ये जो मसला है इसके कारण भी अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इनको ये पता है कि ये मुद्दा है, ये फोरफ्रंट पे नहीं आना चाहिए। इसलिए बीजेपी बाकी मुद्दे भटका रही है कि जैसे ये गवर्नमेंट जैसे ही सत्ता पे आई वैसे जो मस्साजोग का मर्डर का मामला हुआ है और उसमें से फिर धनंजय मुंडे का जो मामला 2 महीने तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। परभनी का एक दलित की पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है वो भी मसला चल रहा है, और आज आके कोई ना कोई मसले आ रहे हैं। अब बात यहां तक आ गई है कि कल रात को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस न्यू दिल्ली गए थे। वहां पे उनकी कल रात को कुछ मीटिंग होनी थी या आज होनी है, जबकि आज आपको पता है कि दिल्ली के नए सीएम रेखा गुप्ता जी का पद ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद शायद ये मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी मनमानी कर रहे हैं और वो अभी पानी जो है वो नाक के ऊपर जा रहा है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस और उनके गुट को और बीजेपी को लग रहा है। अभी भी महाराष्ट्र में जो गार्डियन मिनिस्टर्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसके 2 जिले को लेके बहुत एक गवर्नमेंट में खींचातानी चल रही है। अभी भी वो डिसीजन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने रिवर्ट करने लगाया, वो पेंडिंग है, उस पर कोई हल नहीं निकल रहा। और दूसरी तरफ 3 मार्च से महाराष्ट्र का असेंबली सेशन जो बजटरी सेशन है वो शुरू हो रहा है।
अजित पवार जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके हाथ में सब जो एमएलएज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का फंड है। इसलिए अजित पवार अपने तरफ से अपनी न्यूसेंस वैल्यू या उपद्रव मूल्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जी का एक ही है कि मेरे टेन्योर में जो जो डिसीजन मैंने हुए हैं उसको अगर देवेंद्र फडणवीस स्टे दे रहे होंगे, उसका रिव्यू कर रहे हैं, या वहां जाके कुछ मुझे आगे जाके फंसाने की कोशिश कर रही होनी है, तो मैं अभी से मैं मेरा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाऊंगा और मैं मेरा न्यूसेंस वैल्यू भी दिखाऊंगा। उसके कारण वो भी ये गवर्नमेंट को जहां जहां दिख रही है कि गवर्नमेंट अभी अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन बेंच पे जो महाविकास आघाड़ी है उनके सिर्फ 46 एमएलए है और इतने बाकी सत्ताधारी गुट के ही सब एमएलए है, फिर भी ये गवर्नमेंट में जो डिसीजन हो रहे हैं या डिसीजन लेते समय जो प्रोसेस चल रही है उसमें इनकी खींचातानी आ रही है। ये आगे जाके बर्स्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता बर्स्ट होगा, क्योंकि मोदी शाह ये होने नहीं देंगे। लेकिन भले ही मोदी शाह बीजेपी ये होने नहीं देगी, लेकिन इनको पता है कि हमारी न्यूसेंस वैल्यू हमें बरकरार रखनी पड़ेगी, हमारी बार्गेनिंग पावर हमें बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव आने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा चुनाव जो है वो कॉर्पोरेशन का चुनाव है। बीएमसी यानी मुंबई कॉर्पोरेशन, थाना कॉर्पोरेशन, पुणे कॉर्पोरेशन, नासिक कॉर्पोरेशन, छत्रपति संभाजीनगर कॉर्पोरेशन, कोल्हापुर कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर, ये सब। तो इसके चलते हुए महायुति जो है यहाँ की एनडीए स्टेट की, इनको एक साथ ही रहना है। लेकिन एक साथ रहते रहते एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा मराठा कार्ड खेलूं, और मैं मेरा मराठा कार्ड जब खेलूं जब मुझे वो खेलना है, और उसके लिए वो अभी ग्राउंड बना रहे हैं। और अजित पवार को ये पूरा पता है कि उनको उनकी पार्टी पहले मर्ज करवानी है शरद पवार से। देखिए, आज जहां हम बात कर रहे हैं, कल का दिन बहुत अहम है। कल अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा है, वहां पे शरद पवार ये वो साहित्य सम्मेलन के चेयरमैन है या उसको बोलते हैं स्वागताध्यक्ष है, और वहां पे जो उद्घाटन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार ये दोनों की भाषणों की जुगलबंदी चलने वाली है। नरेंद्र मोदी शरद पवार को शायद मराठी स्टेज देखते हुए कोई ऐसी ऑफर दे दे, उसकी चर्चा महाराष्ट्र में शुरू है। इसलिए महाराष्ट्र के राजनीति में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपोजिशन को जितना डैमेज करना था उससे भी ज्यादा अपोजिशन डैमेज होना है। और अपोजिशन में शरद पवार का गुट हो या उद्धव ठाकरे जी का गुट हो, ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बीजेपी के पास जाने की, या ऐसी एक विंडो अगर उन्हें दिखाई दी तो वो कैटर करने की। तो इसमें ये सरकार भी पंक्चर हुई है और अपोजिशन के पास भी कोई चारा नहीं है। ऐसी अचरज की स्थिति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की है। बहुत दिलचस्प बात आपने बता दी। मेरा अगला सवाल ही इसी पे था कि दिल्ली में रह रहे की ये शुरुआत हो रही है कि शरद पवार और जो अजित पवार है वो एक हो जाएंगे, और ये उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब आपने दिया, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, लास्ट के दो छोटे छोटे सवाल हैं। सेकंड लास्ट मेरा सवाल ये कि अगर इस तरीके से सरकार चलेगी, मान लीजिए कि महायुति गठबंधन की जो सरकार है, अगर ये इस तरीके से लड़ते झगड़ते चलेगी 5 साल, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी का जो डबल इंजन वाला एक कॉन्सेप्ट है सरकार चलाने का, कि हमने बहुत अच्छे से चलाया, वो उस पर नुकसान होगा? मतलब बीजेपी के ब्रांड को नुकसान होगा, ये आपको लगता है क्या? नंबर एक। नंबर दो कि ये जो साथ मिलने की बात है कि शरद पवार अजित पवार एक हो जाएंगे, इधर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? तो क्या कुछ बदलेगा? मतलब मुझे लगता है बहुत कुछ बदल जाएगा महाराष्ट्र में अगर ये सब होता है तो। देखिए विकास जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये मैं पहली बार लाइव में या ऑन कैमरा बात बता रहा हूं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, एनडीए के पास के जो नंबर्स हैं, बीजेपी के पास 240 है, उसके पास टीडीपी 16 है, और नीतीश कुमार जी की जेडीयू 12 है, और उसके बाद चौथे पायदान पे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है जिसके पास 7 एमपीज है। अब उद्धव ठाकरे जी के गुट के पास 9 एमपीज है। एकनाथ शिंदे ये चाह रहे हैं कि उद्धव जी के पास जो 9 एमपी है उसमें से 6 या 7 तोड़े, जिसके कारण वो जो 2/3 वाला मामला है, एंटी पार्टी का जो है, पक्षांतर जिसको बोलते हैं, या एंटी डिफेक्शन लॉ
के तहत हम जो बोलते हैं कि 2/3 एमपीज या एमएलए अगर आ जाते हैं और वो कोई पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनकी एमपी या एमएलएशिप बरकरार रहती है। तो उस लिहाज से एकनाथ शिंदे जी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास जो 9 एमपीज हैं लोकसभा के, उनमें से 6-7 अपने पास ले और अपने पार्टी में विलीन करें या मर्ज करें। उसी तरह, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी है, उसी तरह मोदी शाह और उनकी बीजेपी भी ये कर सकती है कि उद्धव ठाकरे जी के 7 एमपीज अपने पास ले सकती है और वो बीजेपी में मर्ज कर सकती है, जिसके कारण उनको वापस बाई इलेक्शन में चुनाव में ना खड़ा हो, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जहां की 7th जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी भी डिसीजन लेना बाकी है, वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान ये हो सकता है। तो ये डबल ब्लो दोनों तरफ से उद्धव ठाकरे के पार्टी के ऊपर चालू है। आज भी जहां हम बात कर रहे हैं तब उद्धव ठाकरे उनके पार्टी के केडर के साथ सेना भवन में बात कर रहे हैं कि कोई कहां निकल ना जाए, आइदर बीजेपी के साथ ना जाए या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के साथ ना जाए। क्योंकि क्या हो गया है महाराष्ट्र के राजनीति में, अभी खुलेआम ये बताया जा रहा है कि हम आमदार यानी विधायक तोड़ेंगे, हम एमपीज तोड़ेंगे, इतने एमपीज हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे पास आएंगे, ये खुलेआम बताया जा रहा है। नैतिकता, एथिक्स, मोरल वहां पे कोई बात ही नहीं रही है। तो उसके कारण उद्धव ठाकरे की जमीन एकदम बोलते हैं उनके पैर के नीचे से निकल जा रही है। लेकिन बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। अगर उद्धव ठाकरे जी के एमपीज को ये लगा कि हम 2/3 बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो पावर में आते हैं और वहां पे एनडीए भी मजबूत होता है। वहीं पे एकनाथ शिंदे भी ये चाह रहे हैं कि अगर इनके 6-7 अपने तरफ आ जाए तो उनके जो नंबर्स है एनडीए में वो बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण उद्धव ठाकरे के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। रही बात शरद पवार जी की जो पार्टी है, जिनके पास अभी 8 एमपीज है, लेकिन एमएलए की बात करें तो शरद पवार की पार्टी के पास सिर्फ 10 एमएलए है। सुप्रिया सुले, इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हम हमारा अलग गुट लेके, जो शरद पवार जी की एनसीपी है, जो अभी रीजनल पार्टी भी है, तो वो गुट लेके 8 एमपीज का हम एनडीए के साथ अगर गए तो उनको खुद को, सुप्रिया सुले को, उनको मिनिस्टरशिप, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, पोर्टफोलियो होगा, वो मिलेगा। और हम अगर अजित पवार जी के साथ, उनके पार्टी के साथ, जिनके पास अभी सिंबल है घड़ी या पार्टी का जो ओरिजिनल नेम है उनके पास, वहां पे अगर हम मर्ज हो जाते हैं तो प्रफुल्ल पटेल को फायदा होगा और वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो उनको कैबिनेट मंत्री क्यों बनाए जबकि सुप्रिया सुले खुद बन सकती है। तो ये एक टू माइंड सिचुएशन विद इन शरद पवार पार्टी चल रही है। और रही बात, अभी भी मेरा ये दावा है कि शरद पवार कन्विंस नहीं हुए हैं कि आइदर मर्जिंग के लिए, और वो भी मर्जिंग वो अपने साथ चाहेंगे, वो अजित पवार जी के पार्टी में नहीं चाहेंगे। अजित पवार के पार्टी को उनके पार्टी में बुलाएंगे अगर हुआ तो। और दूसरी बात, एनडीए को अपना जो अभी का जो गुट है, शरद पवार एनसीपी गुट, वो ले जाके जोड़ जाए, इसके लिए शरद पवार अभी भी राजी नहीं है। उनको राजी करने की कोशिश चालू है और उसी के चलते कल का दिन बहुत अहम है, जहां मोदी और शरद पवार एक स्टेज पे होंगे और मराठी ऑडियंस के सामने बात करेंगे। लास्ट दोस्त मुझे इतना बता दीजिए कि उद्धव ठाकरे के बारे में जो आपने बताया वो बहुत दिलचस्प बताया कि एक तरफ से एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से बीजेपी उनकी पार्टी के एमपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पढ़ रहा था कि उद्धव ठाकरे के कुछ विधायक और पूर्व विधायकों ने भी बयान दे दिया है कि अगर यही रुख रहा उद्धव ठाकरे का तो उनकी पार्टी खाली हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत मुश्किल राजनीतिक स्थिति में है अभी उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार। मुझे लगता है कि अभी तक उनका जो पूरा राजनीतिक सफर था उसका सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर देख रहा है क्या जादव जी? मतलब आपको ये लगता है क्या? बिल्कुल सही विकास जी। देखिए, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जो है, और पहले से भी जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी उनकी पार्टी चला रहे थे, तो पार्टी की पूरी जान जो है वो बीएमसी में यानी मुंबई कॉर्पोरेशन में थी। 25 साल सत्ता मुंबई महापालिका, जिसे मुंबई कॉर्पोरेशन बोलते हैं, बीएमसी, उसके ऊपर शिवसेना की रही है, उनका मेयर रहा है। अभी 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक केस आना है, उसकी सुनवाई होनी है। और वो सुनवाई ऐसी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महाराष्ट्र के ओबीसी रिजर्वेशन
जिसकी ट्रिपल टेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है, तो वहां महाराष्ट्र सरकार ये बताएगी क्या 25 तारीख को कि हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव लेने के लिए अभी तैयार है और हमने ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसकी ट्रिपल टेस्ट पास किया है, तो हमें वो परमिशन दीजिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने अगर कर दिया तो इलेक्शन जो है वो मई जून में आ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जून से मौसम शुरू हो जाता है, मानसून शुरू हो जाता है, तो उसके बाद तो अभी 25 तारीख को नहीं हुआ तो अगली तारीख आएगी, अगले हेयरिंग में सुनावनी में ये सब आएगा। तो ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे जी ने जो डेट दिया था कि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के या बीएमसी के चुनाव होने हैं, ये चुनाव जितने दूर जा रहे हैं उतने पार्टी को संभालना उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर बीएमसी चुनाव जल्दी लग जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को यह पता है कि उनकी पार्टी मुंबई में रिवाइव हो सकती है, क्योंकि मुंबई में आज भी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का शाखा केडर जो है, जगह जगह पे उनकी शाखा और उन्हीं के ताबे में, उन्हीं के पास वो शाखा है। देखिए उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के 2 प्लस पॉइंट्स हैं मुंबई में। एक है उनकी वुमेन्स विंग, महिला आघाड़ी, जो कोई भी हद तक मुंबई में जा सकती है, और दूसरी है उनकी एम्बुलेंस सेवा। मुंबई में अमीर से अमीर या गरीब से गरीब अगर मर जाता है तो उसके लिए जो एम्बुलेंस की सेवा पहले आती है वो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना की आती है या बाला साहब की शिवसेना की आती थी, वो आज भी बरकरार है। तो ये जो मुंबई में जमीनी जुड़ी हुई है जो पार्टी, वो अभी तक उसका केडर खत्म नहीं हुआ है इन मुंबई, और उनको चाहिए कि बीएमसी चुनाव जल्दी हो। लेकिन जो एनडीए महायुति है ये बीएमसी चुनाव जल्दी करवाने के हक में नहीं है। इनको लगता है कि अगले साल भी जाए तो कोई डैमेज नहीं। देखिए 160 साल के बीएमसी के हिस्ट्री में मुंबई कॉर्पोरेशन के आज तक के 3 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बीएमसी पे नहीं है। 3 साल से यहाँ पे प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर है। महाराष्ट्र में 4.5 साल से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं है। इसके कारण ऑलमोस्ट 26 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और 32 जिला परिषद इनके इलेक्शंस ड्यू है। कब होंगे क्योंकि जो बीच का स्ट्रैटा है, जो कॉर्पोरेटर्स है या जेडपी मेंबर्स है, ये स्ट्रैटा खत्म हुआ है और जो भी है सब तरह प्रशासक राज, नौकरशाही चल रही है। और इसके चलते क्या हुआ है, इतने काम निकाल दिए हैं, डेवलपमेंट वर्क इतने निकाल दिए हैं और गवर्नमेंट के तिजोरी में पैसा नहीं है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में खुद की आमदनी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे जो कॉर्पोरेटर्स रहते हैं या जेडपी मेंबर्स रहते हैं, ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये 4-4.5 साल से है ही नहीं, मुंबई में 3 साल से नहीं है, और एक बहुत बड़ा मसला महाराष्ट्र में बना है। उद्धव ठाकरे का बोलेंगे तो उनको रिवाइव करना है पार्टी, तो वो बीएमसी चुनाव में ही कर सकते हैं, और बीएमसी चुनाव जल्दी हो नहीं रहे। उद्धव ठाकरे के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके एमपीज को उनको संभालना पड़ेगा, उनके ऊपर रोज डोरे डालना शुरू है। वो तो उद्धव ठाकरे जी के लिए उनके माउथपीस चीफ स्पोक्स पर्सन संजय राउत मीडिया में पार्टी को बना के रखते हैं, इसलिए वो खबरें में तो भी है। अगर वो भी बोलना बंद कर दे तो उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा नहीं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष यादव जी, ऑफ कैमरा के हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र की राजनीति पे इतने बढ़िया से और इतने डिटेल से बताने के लिए। मतलब मुझे लगता है जितनी खबरें चल रही थी महाराष्ट्र को लेकर के, उन सबको आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझा दिया, बता दिया। और अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपसे एक वादा भी लेना चाहता हूं कि जब भी ऑफ कैमरा हमें जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को बतियाने की, पॉलिटिक्स पे चर्चा करने की महाराष्ट्र की, हम आपको परेशान करेंगे, आपसे समय लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप समय निकालेंगे। थैंक यू जी।